पौधे जल को कैसे अवशोषित करते हैं। तो भाग 7 में हम क्या देख रहे हैं कि जो वाटर है प्लांट कैसे उसको एब्जॉर्ब करते हैं, कैसे अवशोषित करते हैं और कैसे कैसे पहुंचाते हैं, कौन से सिस्टम होते हैं जिसके द्वारा वाटर जो है पूरे प्लांट के पार्ट्स में पहुंचता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मूल रोम पतली भित्ति वाले होते हैं। आपको ये हमने प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ लिया है। ये क्या है? रूट हेयर है ना, यानी कि मूल रोम है। मूल रोम है। ये कैसे होते हैं? बहुत ही पतली भित्ति के बने हुए होते हैं। कैसे होते हैं? मूल रोम पतली भित्ति वाले होते हैं जो अवशोषण के लिए व्यापक रूप से यूज लिए जाते हैं। तुम्हें पता है ये मिट्टी है ना, और ये आगे जाके ट्री में जाएगा। तो वाटर जो है, वाटर मॉलिक्यूल जो है ना, वाटर मॉलिक्यूल जो है सबसे ज्यादा कौन अवशोषित करेगा? ये वाटर को अवशोषित करेगा। कौन? जो हमारी मूल रोम होगी वो वाटर को ज्यादा अवशोषित करेगी। आई बात समझ में? यहाँ से पूरा वाटर मॉलिक्यूल जाएगा कहाँ से? इस रूट हेयर से होकर के या फिर मूल रोम से होते हुए। जल खनिज विलय के साथ साथ मूल रोम से होकर शुद्ध रूप से विसरण प्रक्रिया द्वारा अवशोषित किया जाता है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि यदि रूट हेयर से वाटर का ट्रांसपोर्ट कराना है तो कौन सा जो प्रोसेस है वो यूज आएगा? तो आप बोलोगे डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के द्वारा जो रूट हेयर है वो वाटर को एब्जॉर्ब करती है, उसका ट्रांसपोर्ट कराती है। आ गई बात समझ में? इंपॉर्टेंट लाइन है। एक बार जब मूल रोम द्वारा जल अवशोषित कर लिया जाता है, जैसे ही रूट के द्वारा वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा तो वह जड़ों की गहरी परतों से होकर दो भिन्न अलग अलग जो पथ हैं, यानी कि जो पाथवेज हैं वो डिफरेंट है। एक होता है एपोप्लास्ट, एक होता है सिम्प्लास्ट। आ जाओ बात करते हैं। एक होता है एपोप्लास्ट, एक होता है सिम्प्लास्ट। अब ये एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझने वाला है, एक बार में ही समझ में आ जाएगा या ढंग से पढ़ोगे तो। एपोप्लास्ट निकटवर्ती कोशिका भित्ति का एक तंत्र है। क्या है एपोप्लास्ट? एक, जैसे कि ये जो है ये मूल रोम है ना, यहां से जब वाटर जाएगा तो एपोप्लास्ट से होते हुए जाएगा। ठीक है, किससे जाएगा? एपोप्लास्ट से। निकटवर्ती जो कोशिका भित्ति है, जो सेल वॉल है, उसके पास वाला जो हिस्सा होता है वो एपोप्लास्ट कहलाता है। जड़ों की अंतस्त्वचा से मौजूद कैस्परी पट्टी को छोड़कर, ठीक है, जब आप अंदर की तरफ जाते हो तो यहां पर इस तरीके से ये लो, ठीक है, फिर यहां पर आपका जाइलम फ्लोएम वाला संवहनी पुल जो है वो सिस्टम आ जाता है। ठीक है, ये क्या है? तुम्हारी कैस्परी पट्टी है। ठीक है, यहां पर तुम्हारे टिश्यूज हैं, सेल्स हैं अंदर की तरफ। ठीक है, ये लो। अब कलर चेंज कर रही हूं मैं। यहां से वाटर, ठीक है, एपोप्लास्ट के द्वारा अपन वाटर को भेज रहे हैं। एपोप्लास्ट निकटवर्ती कोशिका भित्ति का तंत्र है। जड़ों की अंतस्त्वचा से मौजूद जो कैस्परी पट्टी है बेटा, इसको छोड़ करके पूरे पौधे में फैला रहता है। ठीक है, ये इस पट्टी तक नहीं जाएगा बेटा, इस पट्टी को ये पार नहीं कर सकता है, बाकी ये पूरे तंत्र में फैला रहेगा और फिर जाकर के यहाँ पहुंचेगा। जल का एपोप्लास्टिक परिवहन केवल अंतरकोशिकीय जगहों और कोशिकाओं की भित्ति में उत्पन्न होता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। एपोप्लास्ट के द्वारा जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है वो सिर्फ जो इंसर्शियल हमारा जो स्पेस है, ठीक है, जो अंतरकोशिकीय जगह है, जैसे यहाँ से होकर के ये अंदर से होकर के ये अंदर से होकर के ही जाएगा, अंदर से होकर के जो जगह है वहीं से होकर के जाएगा। ठीक है, तो और कोशिकाओं की भित्ति से उत्पन्न होता है, जो सेल्स हैं उसकी जो सेल वॉल है वहां से होकर के जाएगा। और तुम्हें याद हो तो मैंने बताया था कि सेल वॉल में यदि कोई गुजरता है तो वहां पर कोई अवरोधक नहीं होता है, इजीली वो पास हो जाता है। अब मेरी बात सुनो कि मान लो कि यदि हम कहीं जा रहे हैं और वहां पर तुम्हें किसी से पूछना नहीं है, कोई गार्ड नहीं है, बस जहां पर तुम्हें रास्ता मिल रहा है तुम आराम से जा पा रहे हो। ठीक है, जैसे ये रोडें हैं बीच में, है ना, ये रोडें हैं और तुम यहां से बिल्कुल आराम से जा रहे हो, तो ना तो तुम्हें ये पूछ रहा है, ना तुम्हें ये पूछ रहा है, ना यहाँ पर कोई गार्ड है,
तो तुम कैसा करोगे, फास्ट ट्रांसपोर्ट करोगे, तुम जल्दी जल्दी जा पाओगे आराम से, कहीं कोई तुम्हें रोक ही नहीं रहा है ना। और मान लो यदि तुम्हें यहाँ से अंदर से होकर के जाना पड़े, या यहाँ पर कोई गार्ड लगा हुआ जो तुम्हें पूछे कि भैया कहाँ जा रहे हो, किससे मिलना है, क्यों मिलना है, तो तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, तुम्हारा प्रोसेस स्लो हो जाएगा। तो क्या हुआ, जब एपोप्लास्ट पथ से वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है बेटा, तो वो बहुत ज़्यादा स्पीडी होता है, मतलब फास्ट होता है, रादर देन सिम्प्लास्ट। सिम्प्लास्ट में स्लो होता है, क्यों होता है भी अपन बात करेंगे, लेकिन एपोप्लास्ट में क्यों, क्योंकि ये जहाँ पर उसको जगह मिल रही है आराम से जा रहा है, और ये भित्तियों से जा रहा है, भित्ति में कोई बैरियर नहीं होता है, तो ये आराम से कैसे कर पाएगा ट्रांसपोर्ट, जल्दी जल्दी ट्रांसपोर्ट कर पाएगा। एपोप्लास्ट के माध्यम से होने वाला परिवहन कोशिका झिल्ली को पार नहीं करता है, इसमें मेम्ब्रेन आ ही नहीं रही ना, ये कैस्परी जो है इसमें इसको पार ही नहीं करना पड़ रहा, तो ये आराम से जा पाएगा, है ना। ये भाई इसको मेम्ब्रेन को पार ही नहीं करना पड़ रहा है, ये भित्तियों में और जहां पर स्पेस मिल रहा है वहां पर ही जा पाएगा। यदि गति प्रवणता पर निर्भर करती है, ठीक है, यह गति जो इसकी मतलब जो एपोप्लास्ट से वाटर का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसकी गति उसके प्रवणता पर निर्भर करती है। आ गई बात समझ में, एक बार मैं कलर चेंज करूंगी। एपोप्लास्ट जल के परिवहन में कोई भी बाधा नहीं डालता, नहीं डालेगा, क्यों, क्योंकि भित्तियों में हो रहा है, जहां स्पेस मिल रहा है वहां से जा रहा है, और जल परिवहन सामूहिक प्रवाह के माध्यम से होता है, एक साथ वाटर का फ्लो हो रहा है। जैसे ही जल अंतरकोश की गुहा या वातावरण में वाष्पित होता है तो एपोप्लास्ट के सतत जल प्रवाह में तनाव उत्पन्न हो जाता है। यदि वाटर में आपको पता है मतलब वाष्पोत्सर्जन हो रहा है तो वहां पर क्या होगा, जो वाटर के मॉलिक्यूल जा रहे हैं वो आपस में क्या करना शुरू कर देंगे, तनाव उत्पन्न करना शुरू कर देंगे। अतः आसंजक एवं सशक्तिशीलता यानी कि खुद का जो एक पोटेंशियल होगा उसके द्वारा जल का सामूहिक प्रवाह होने लग जाएगा। आगे बात समझ में। सिम्प्लास्टिक तंत्र अतः संबंधित जीव द्रव्य का तंत्र है। यहाँ पर एपोप्लास्ट में आपने देखा वहां पर अंतर कोशिकीय जा रहा है, कोशिका भित्ति के द्वारा जा रहा है, कोई भी बाधा नहीं आ रही है, ठीक है, और प्लाज्मा झिल्ली को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर रहा है। सिम्प्लास्टिक में जो परिवहन हो रहा है वो कैसा है, जीव द्रव्य के रिलेट में कर रहा है, रिलेटेड होता है, उससे संबंधित है, ऐसे तंत्र में कार्य करता है जहां पर जीव द्रव्य भरा होगा, प्रोटोप्लाज्म भरा होगा, वहीं पर ही ये क्या कर सकता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। आ गई बात समझ में। पड़ोसी कोशिकाएं कोशिका लड़ी से जुड़ी हुई होती है जो कि जीव द्रव्य तंतु का एक विस्तृत रूप में फैली रहती है। अब देखो यहाँ पे मूल रोम है, ठीक है, यहाँ पे मूल रोम है, यहाँ पर ये कोशिका इससे जुड़ी हुई है, ये कोशिका इससे जुड़ी हुई है, ये कोशिका इससे जुड़ी है, यहाँ पर कैस्परी पट्टी है, ठीक है, यहाँ पर अपना संवहनी पुल है। तो अब ये जो जीव अब जो आएगा मूल के द्वारा वाटर लिया हुआ है, अब ये सिम्प्लास्ट से कर रहे हैं अपन, सिम्प्लास्ट से आया, यहाँ से गया, फिर जीव द्रव्य में गया, फिर जीव द्रव्य में गया, फिर यहाँ से होकर के फिर यहाँ पर जाएगा, किस में, सिम्प्लास्ट में। अब देखो तुम कोशिका से अंदर होते हुए, जीव द्रव्य में होते हुए, फिर ये जो कोशिका झिल्ली है इसको भी पार करेगा और फिर संवहनी पुल में पहुंचेगा। तो कैसा हुआ ट्रांसपोर्ट, धीमी गति से हुआ है, ठीक है। सिम्प्लास्टिक परिवहन में जल कोशिकाओं के जीव द्रव्य के माध्यम से और अंतर कोशिकीय परिवहन में यह जीव द्रव्य तंतु के माध्यम से आगे बढ़ता रहता है ना। जल कोशिकाओं के अंदर कोशिका झिल्ली के माध्यम में प्रवेश करता है, अतः इस प्रकार का परिवहन अपेक्षाकृत स्लो होता है या फिर धीमा होता है। आ गई बात समझ में, क्यों धीमा होता है, ये बात समझ में आ गई। सिम्प्लास्टिक को परिवहन में कोशिका द्रव्य ही प्रवाहन सहायता करता है। यदि हम देखें कोशिका द्रव्य प्रवाहन को हाइड्रेला की पत्ती में देखें तो वहां पर आराम से कैसा होगा, धीमी गति से होगा। क्लोरोप्लास्ट के परिवहन प्रवाह के कारण आसानी से दिखाई पड़ सकता है, आराम से हमें पता लग जाएगा कि इजीली हो रहा है। जड़ों में अधिकतर जल प्रवाह एपोप्लास्ट के माध्यम से उत्पन्न होता है। जो जड़ों में जल का परिवहन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, एपोप्लास्ट के द्वारा होता है। चूंकि वल्कुट कोशिका ढीली घटित होती हैं, वल्कुट में जा रहा है, कॉर्टेक्स में जा रहा है, अतः जल की गति में किसी भी प्रकार का प्रतिरोध उत्पन्न नहीं करता है। आ गई बात समझ में, इसलिए जो एपोप्लास्ट वाला जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होगा और जो सिम्प्लास्टिक होगा वो थोड़ा स्लो होगा। वल्कुट की आंतरिक सीमा अंतर त्वचा पानी के लिए अप्रवेश्य होती है। अभी किसकी बात कर रहा है बच्चों,
ये कर रहा है इस कैस्परी की बात में। ये जो कैस्परी होती हैं, ये जो सेल्स होती हैं, ये सुबेरिन, ठीक है, सुबेरिन से बनी होती है। ये कैसा होता है, एक वैक्स लाइक, एक मोम जैसा पदार्थ होता है सुबेरिन, आपने पढ़ लिया है ऑलरेडी। ये सुबेरिन इसके अंदर पाया जाता है। सुबेरिन वैक्स जैसा होता है, तो जब वाटर इसके अंदर जाएगा बेटा एपोप्लास्ट के द्वारा, तो ये इसको पार नहीं कर पाता, ये इसको पार नहीं कर पाता है। और ऐसा सुबेरिमीय मैट्रिक्स के कारण होता है जिसे कैस्परी पट्टी कहा जाता है। तो ये क्या हो गई, हमारी कैस्परी पट्टी हो गई, जो किसकी बनी हुई है, सुबेरियन की बनी हुई है। ये वैक्सी होता है, इस वजह से जल यहाँ से पार नहीं हो पाता है। पानी का अणु परत को भेदने में असमर्थ होता है, ये बात अभी अपन ने बोल ली है। अतः इन्हें असुबेरियन कोशिका भित्ति क्षेत्र की ओर, असुबेरियन कोशिका भित्ति यानी कि जो सेल वॉल से होकर के जाएगा, और सेल वॉल से होकर के कौन जाता है, एपोप्लास्टिक ट्रांसपोर्ट जाता है, और पुनः झिल्लिका के माध्यम से कोशिका के अंदर भेजा जाता है। अब ये कहाँ पहुंच जाएगा, संवहनी बंडल में पहुंच जाएगा। इसके बाद जल सिम्प्लास्ट के द्वारा गतिशील, अब जैसे एपोप्लास्ट तक तो यहाँ पर आ गया बेटा, अब क्या होगा, सिम्प्लास्ट इस वाटर को ले जाने में अंदर की तरफ हेल्प करेगा। तो यहाँ तक ये आ गया वाटर, ये आ गया एपोप्लास्ट से, और ये आ गया सिम्प्लास्ट से, ठीक है, सिम्प्लास्ट यानी कि दोनों ही सहायता कर रहे हैं। एपोप्लास्ट से जड़ से लेकर के कैस्परी तक आ गया, और सिम्प्लास्ट से यहाँ पर इन संवहनी बंडलों में पानी पहुंच जाएगा, ठीक है। पुनः झिल्ली को पार करता है और जाइलम कोशिकाओं तक पहुंचा पाता है। आ गई बात समझ में, कोई डाउट नहीं है, आगे चलो। जल की गति मूल परत से अंतः कोशिका तक सिम्प्लास्टिक होती है। जल की गति मूल परत से और अंदर की कोशिका तक यदि तुम्हें भेजना है, जाइलम तक भेजना है, तो वो कौन के द्वारा होगा, किस तरीके से होगा, वो होगा सिम्प्लास्टिक से। एपोप्लास्ट तक तो कैस्परी तक रुक जाएगा, कैस्परी से अंदर कौन लेकर जाएगा वाटर को, कौन लेकर जाएगा, सिम्प्लास्टिक लेकर के जाएगा, जिससे पानी व अन्य विलय वेस्कुलर सिलेंडर में प्रवेश कर जाते हैं। एक बार जाइलम माध्यम के भीतर पहुंचने पर जल पुनः कोशिकाओं के बीच या उसके आर पार जाने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। जैसे ही जाइलम तक वाटर पहुंचता है, आपको पता है वाटर का ट्रांसपोर्ट कौन करता है, बेसिकली लंबी दूरी तक जाइलम करता है, ये हम बात कर चुके हैं। जाइलम क्या करेगा, अब लंबी दूरी तक इजीली, जब सिम्प्लास्ट के द्वारा जाइलम तक वाटर पहुंच जाएगा, तो वो इजीली अन्य पार्ट्स तक भी जल को पहुंचाने में स्वतंत्र होता है, फ्री होता है। नई जड़ों में जल सीधे जाइलम वाहिकाओं या वाहिनिकाओं में प्रवेश करता है। ये जीवन रहित नलियां हैं, ठीक है, और एक प्रकार से एपोप्लास्ट का हिस्सा भी है। एपोप्लास्ट भी तो हेल्प करता है ना, तो एपोप्लास्ट का नाम अपन थोड़ी ना डुबाएंगे, एपोप्लास्ट भी इसमें हेल्प करेगा। नेक्स्ट, मूल संवहनी तंत्र में जल व खनिज, एक मिनट, सॉरी, मूल संवहनी तंत्र में जल एवं खनिज आयनों का मार्ग निम्न चित्र से हमने संक्षेपीकृत किया गया है कि कैसे जाएगा। देखो सिम्प्लास्टिक है तो ये पार कर रहा है, एपोप्लास्टिक में ये पार करता है, लेकिन इसको आगे तक कौन ले जाता है, आगे तक इसको सिम्प्लास्टिक हेल्प करता है वो संवहनी बंडल तक पहुंच पाए। कुछ पौधों की अतिरिक्त संरचनाएं जुड़ी हुई होती है जो उन्हें जल व खनिजों के अवशोषण में मदद करती है। आगे बात समझ में। माइकोराइजा जड़ के साथ, है ना, फंगस जो होती है, फंगस का सहजीवी संगठन है। माइकोराइजा जो होती है वो किसको हेल्प करती है, फंगस को, ठीक है। फफूंदी या कवक तंतु नई जड़ों के आसपास नेटवर्क बनाते हैं और मूल कोशिकाओं में प्रवेश कर जाते हैं। क्यों, क्योंकि उनको न्यूट्रिएंट मिलता है ना, फंगस को जड़ जो है वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराती है उसको इजीली। कवक तंतु का एक बड़ा व्यापक तल क्षेत्र होता है जो भूमि से खनिज आयन व जल को मूल से अधिक मात्रा में अवशोषित कर लेता है। अब देखो, मान लो कि ये जो है ये जड़ है, यहाँ पर माइकोराइजा है और यहीं पर ही फंगस है, ठीक है। यहाँ पर अब ये जो फंगस है बेटा, ठीक है, जो कवक है, ये क्या करेगा, यहाँ से खूब मात्रा में वाटर और खनिज लवणों का अवशोषण कर लेगा, ठीक है, और जल मूल से अधिक मात्रा में अवशोषित कर लेगा। ये कवक जड़ को जल व खनिज उपलब्ध कराएगा। ये जो कवक है ये क्या करेगा, जड़ को खनिज लवण, क्यों, क्योंकि इसने अवशोषित कर लिया है, तो ये आराम से इसको उपलब्ध करा देगा।
ठीक है। और बदले में ये जो जड़ें हैं, जो माइकोराइजा है, ये क्या कराएगी, शर्करा तथा नाइट्रोजन समाहित यौगिक देगी। ये इसको शर्करा देगी और नाइट्रोजन देगी, जो कि फंगस की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो दोनों ने एक हाथ से तू ले, दूसरे हाथ से मुझे दे, यानी उसने जड़ को क्या दिया, कवक ने जड़ को क्या दिया, जल दिया, खनिज लवण दिया। जड़ ने कवक को क्या दिया, नाइट्रोजनी पदार्थ दिए और शर्करा दी, जो उसको ग्रोथ करने के लिए चाहिए। तो कुछ पौधों का माइकोराइजा के साथ अविकल्पी संबंध भी होता है। उदाहरण के लिए माइकोराइजा की उपस्थिति के बिना चीड़ का बीज न तो अंकुरित हो सकता है और ना ही स्थापित है। इस तरीके से आज हमने 11वीं कक्षा के 11वें अध्याय के 7वें भाग को भी परिपूर्ण कर लिया है। आशा करती हूँ कि आपको ये पार्ट भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट के साथ जल्द ही। जब तक धन्यवाद।